हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अंकुर माहेश्वरी और दोस्तों मैं आ गया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज़ का सेकंड चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और डेरिवेशंस को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इस लेक्चर में इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस अब कवर अप करने वाले हैं वो है, सबसे पहला, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। दोस्तों इस लेक्चर में हम डायपोल के द्वारा जो पोटेंशियल होता है एक पॉइंट के ऊपर, वहां पर फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। सेकंड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोस्तों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है, जो फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का, उसको डेरिवेशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। एंड आखिरी है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी कितना कैपेसिटर में स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू एन डायपोल शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक डायपोल में माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज के बीच में हमने सेपरेशन को 2a इमेजिन करा है। डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है और मुझे इस P पॉइंट के ऊपर डायपोल के द्वारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब माइनस चार्ज से जो P पॉइंट का सेपरेशन है इसको अपन ने R2 लिया है, प्लस चार्ज से जो P पॉइंट का सेपरेशन है इसको अपन ने दोस्तों R1 लिया है। तो ऐसे में डायपोल के द्वारा पोटेंशियल निकालने के लिए हमें अगेन एक पॉइंट चार्ज का किसी R पॉइंट पे, किसी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, जो होता है KQ/R। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम एक एक चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे, R1 R2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R और फिर इसको अपन आगे डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। सो V इज इक्वल्स टू, सबसे पहले माइनस चार्ज से R2 दूरी पर है, प्लस चार्ज से R1 दूरी पर है। सो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। तो KQ/R1 माइनस KQ/R2, ठीक है। KQ/R1 माइनस KQ/R2। अब अगर अपन KQ कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से KQ कॉमन ले लेते हैं। KQ ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और इसको आप गाइस इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके अभी फिलहाल के लिए साइड में रख दें, क्योंकि अब अपन R1 और R2 का वैल्यू R और A की टर्म्स में निकालने वाले हैं। चलिए इस डायग्राम में जरा गौर से देखते हैं। इस डायग्राम में मुझे R1 का वैल्यू R की टर्म्स में निकालना है और A की टर्म्स में निकालना है। तो मैं एक ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट P था, QRS। देखो मैंने ट्राइंगल को नाम दे दिया PQRS। अब जरा ट्राइंगल PQR पे फोकस करिए। जरा ट्राइंगल PQR पे अगर आप फोकस करोगे तो देखो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जो R1 वाली लाइन है, R वाली लाइन है, R2 वाली लाइन है, ये तीनों लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल है। रीजन बीइंग क्योंकि जो R का वैल्यू है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट दूरी पर है मेरे लिए। तो तीनों लाइनें जो वहां से ओरिजिनेट हो रही होंगी दे आर अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल। इसका मतलब गाइस ये है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। मुझे निकालना है R1 का वैल्यू R और A की टर्म्स में। सो बाय ट्राइंगल PQR, अगर आप PQR ट्राइंगल को गौर से देखो तो यहां पर आपको जो R1 वेक्टर दिखाई देगा, दैट इज गोइंग टू बी R वेक्टर माइनस A वेक्टर। देखिए
R1 वेक्टर इज R वेक्टर माइनस का A वेक्टर। A वेक्टर किस तरफ है? A वेक्टर डायपोल मोमेंट के अलोंग ही है, यानी कि A वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। इसको एरो बनाए थे ऐसे, जो A वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है। A वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, R वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है। तो व्हाट इज R1 वेक्टर? R1 वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर माइनस का A वेक्टर। अगर आप ट्राइंगल लॉ से देखो उसके अंदर, तो R वेक्टर माइनस का A वेक्टर। अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, बाय ट्राइंगल PRS, अब आप ट्राइंगल PRS को देखिए जरा। PRS में ये रहा A वेक्टर का डायरेक्शन, ये रहा R वेक्टर का डायरेक्शन। तो ट्राइंगल लॉ से जो R2 आ रहा है वो A वेक्टर प्लस R वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो यहां से आपके पास जो R2 वेक्टर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी R वेक्टर प्लस A वेक्टर, ठीक है। इसको अगर अपन मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो R2 स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने R1 और R2 दोनों की वैल्यूज को R और A की टर्म्स में यहां पर निकाल दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अपन आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब तो यहां से हमारे पास R1 और R2 के वैल्यूज आ चुके थे। तो अब R1 स्क्वायर, ठीक है, आई थिंक चलिए R1 स्क्वायर, ठीक है। R1 स्क्वायर को एक बार आपस देख लें। R1 स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। तो अब अपन क्या करें, R1 स्क्वायर में R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा। इज दैट ओके? आपने क्या करा, R1 स्क्वायर में R स्क्वायर, जो RHS में R स्क्वायर था उसको कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा। अब दोस्तों R का जो वैल्यू है वो A के सामने बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे में अपन ये जो टर्म आ रही है इस टर्म को इन दोनों टर्म्स के सामने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, दैट इज R स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा, ठीक है। और सिमिलरली यहां से आप R2 का जो स्क्वायर है, R2 का जो स्क्वायर है उसको भी अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, दैट इज R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा। सेम तरीका अपनाना गाइस, R स्क्वायर कॉमन लेना, तो ऐसे में A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वाली टर्म फिर से यहां पर निगलेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका R2 स्क्वायर आ गया। R1 स्क्वायर आ चुका है, R2 स्क्वायर आ चुका है, तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 नाउ? R1 हो जाएगा R अंडर रूट 1 माइनस 2A अपॉन R cos theta, and R2 is going to be R under root 1 plus 2A upon R cos theta, ठीक है। यहां से निकल गया आपके पास R1, यहां से आ गया आपके पास R2। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। नाउ वी हैव टू फाइंड 1 अपॉन R1। तो अब व्हाट इज 1 अपॉन R1? 1 अपॉन R1 हो जाएगा 1 अपॉन R, ये पूरा रेसिप्रोकल में चले जाएगा, तो ऐसे में 1 अपॉन R ब्रैकेट 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा की पावर -1/2, सही है। जब ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी और अगर मुझे इसको लिखना है न्यूमरेटर में,
तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर -1/2। सिमिलरली 1 अपॉन R2 अगर आप लिखते हो तो 1 अपॉन आर ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा टू द पावर -1/2। दोस्तों मेरे पास 1/R1 आ चुका है, 1/R2 आ चुका है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 आप देखो तो KQ तो बाहर कॉमन चल रहा था, अब अपन 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो V इक्वल्स टू, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R1 का वैल्यू था 1 अपॉन आर दोनों में कॉमन आएगा, तो आप चाहो तो 1 अपॉन आर बाहर ही ले लो, तो ये आएगा 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर -1/2, ठीक है। अब यहां से आप रिकॉल करो r का जो वैल्यू है वो a के सामने बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऐसे में अपन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, अगर आपको ध्यान हो तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता था, ठीक है। सो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, व्हाट इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन? अगर दोस्तों 1 प्लस या माइनस x की पावर n है तो ये हो जाता था 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स, बशर्ते x का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा हो, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो इस वाली टर्म में मैंने कहा था r का वैल्यू a के सामने बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये जो नंबर आएगा 2a अपॉन आर कॉस थीटा ये 1 के सामने तो बहुत ही छोटा नंबर होगा, तो यहां पर अपन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज कर सकते हैं देखिए, सो v इज इक्वल्स टू KQ अपॉन आर बाहर चली रहा था, ब्रैकेट 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा था और पावर में -1/2 थी, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 2a अपॉन आर कॉस थीटा माइनस साइन, फिर 1 बीच में प्लस था, पावर -1/2 थी, तो -1/2 इंटू 2a अपॉन आर कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ये 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 ये हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो v बराबर KQ अपॉन आर ब्रैकेट a अपॉन आर कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a अपॉन आर कॉस थीटा, तो विच इज 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब Q इंटू 2a, देखो Q इंटू 2a, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, मल्टीप्लिकेशन दोनों का कहलाता है डायपोल मोमेंट। तो यहां से ये Q इंटू 2a तो बन गया डायपोल मोमेंट, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया v बराबर K, Q इंटू 2a बन गया P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, किसी एक पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो डायपोल के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर था, ठीक है। अगर मुझे इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो और v बराबर ये ऐसे आएगा K ब्रैकेट P वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, है ना। आप इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये इसका एक और कॉन्सेप्ट हुआ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। सो फाइनल आंसर इज Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ डायपोल का ये डेरिवेशन वाला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर में आप सबको ध्यान होगा ऐसी दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, एक पे होता है प्लस क्यू चार्ज, एक पे होता है माइनस क्यू चार्ज। तो ऐसे में इस प्लस क्यू चार्ज पे अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, इस सेकेंड वाली प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। सिग्मा होता है गाइस क्यू अपॉन ए। अब मुझे अगर इस वाले रीजन में, जो रीजन को मैंने नाम दे दिया थर्ड रीजन, दिस वन, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर आप रीजन नंबर 3 देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। तो पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इन रीजन नंबर 3। सो इन थर्ड रीजन में गाइस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो E वेक्टर, तो ये आएगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों मिलाकर के हो गया अल्टीमेटली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि दो प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेपरेशन D है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E इंटू डी। तो यहां से अगर मैं E को ऐसे लिख दूं, दैट इज V बाय डी। ठीक है, E को लिख दूं मैं V बाय डी, और सिग्मा को अगर लिख दिया जाए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाइस जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है Q बाय A। आई होप ये ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहां पर मैंने थर्ड रीजन में इमेजिन ये करा है कि यहां पर वैक्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है यहां पर। अब Q अपॉन V को एक तरफ ले लो, सो Q अपॉन V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अब गाइस Q बराबर CV होता है, तो Q अपॉन V का वैल्यू हो जाएगा C। तो यहां से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी फॉर वैक्यूम। अगर दोस्तों वैक्यूम है तो C का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अगर वैक्यूम के अलावा आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो वो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला देख लिया, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स है, सपोज ऐसे ये एक प्लेट है, एंड सपोज ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, सपोज मेरे पास कैपेसिटर की ऐसी दो प्लेट्स है, और इस प्लेट पर इस समय सपोज ये धीरे धीरे अभी चार्ज हो रही है ना। यहां पर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये एक टर्मिनल ऐसे, एक टर्मिनल ऐसे। ठीक है, हमने इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन सपोज कैपेसिटर जो है वो आपका धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो इमेजिन करते हैं कि इस समय सपोज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर Q डैश और माइनस Q डैश का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कनेक्टेड है इसके अक्रॉस, सपोज वो है V, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कनेक्टेड है सपोज वो है V। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं।
इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज वो है V। अब एक प्लेट पे गाइस Q डैश चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस Q डैश चार्ज है। अब इमेजिन करते हैं कि सपोज यहां से dq अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज यहां से dq अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट की ओर गया है। कौन सी प्लेट से कौन सी प्लेट की ओर गया है? नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव प्लेट वाली के ऊपर सपोज dq अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मूव करेगा तो ऐसे में वर्क डन, सपोज dw अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा बैटरी को इस चार्ज को यहां से यहां ले जाने में। तो ऐसे में अपन लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज वर्क डन in transferring dq amount of charge from plate to 1, है ना। मान लेते हैं कि वाली जो अपनी प्लेट है ये प्लेट नंबर 2 है और ये प्लेट नंबर 1 है। ठीक है, तो dq को अपन dw को अपन कैसे लिख सकते हैं? dw इज इक्वल्स टू dq इंटू v। सही है भाई, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? q इंटू डेल्टा वी। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अभी ट्रांसफर हुआ है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो वर्क डन हो गया dq इंटू वी। अब यहां से dw हो जाएगा dq, एंड इमेजिन मैंने ये करा था कि इस समय प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो q डैश है। ठीक है, तो ऐसे में मैंने इसको dq डैश नाम दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, dq डैश। तो dq डैश इंटू v को लिख दिया मैंने q डैश बाय c, v को लिख दिया q डैश बाय c को बाहर ले लो और अब इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो। तो अगर आप LHS पार्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये वर्क डन आ जाएगा, एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड। सो ये आ जाएगा आपका 1/c बाहर, 1/c बाहर, इंटीग्रेट 0 से लेकर कैपिटल Q तक, 0 से लेकर कैपिटल Q, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल चार्ज कैपिटल Q ही आना है प्लेट्स के ऊपर। तो dq डैश q डैश, अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो q डैश dq डैश। अब q डैश का dq डैश के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो q डैश स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट E इज इक्वल्स टू 1/c बाहर, 0 से लेकर कैपिटल Q तक, q डैश का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर अपन इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट वैसे भी 0 ही है, तो ऐसे में आपके पास E आ जाएगा पुट करने पर q स्क्वायर अपॉन 2c। अब q बराबर cv भी होता है, तो इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज हाफ cv स्क्वायर, और cv बराबर q भी होता है, तो इसको अपन qv बाय 2। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के, हाफ cv स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर q इंटू v बाय 2। इज दैट ओके? तीनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसी में देखो एक और टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दोस्तों क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम अगर अपन कर दें तो मुझे मिल जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। जैसे सपोज मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था हाफ cv स्क्वायर
ठीक है, अब मैं इसको दोनों तरफ वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दूं v, तो इस E अपॉन v को मैं नाम दे रहा हूं E डैश, विच इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो v है दोस्तों, ये तो वोल्टेज वाला v है, ठीक है, और ये जो v है इसको मैं v डैश कर देता हूं। v डैश मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। सो हाफ c का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a बाय डी इंटू वी स्क्वायर, v को लिख दो आप e बाई डी का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम होता है a इंटू डी, प्लेट्स का एरिया इंटू उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाता है दोस्तों वॉल्यूम। तो यहां पर अब देखो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला d और ये वाला d मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और जो ये वाला d है और जो ये वाला d है ये हो जाएगा मिलाकर के नीचे डी स्क्वायर। तो अगेन डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ई डैश का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दोस्तों जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रेजेंट, वहां वहां पे ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इज दैट ओके? तो उम्मीद करता हूं ये तीनों डेरिवेशंस आपको बहुत बेटर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस अपन मिलेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की डेरिवेशंस फिनिश करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको बेटर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट अगर आता है वीडियोस में देखते वक्त, तो ऐसे में आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।